हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है एक्साइटेशन। मॉलिक्यूल आपका ग्राउंड स्टेट में रेडिएशन एब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। अब जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसका क्या फेट होता है, ग्राउंड स्टेट में वो वापस आता है, किस तरह के प्रोसेस से वापस आता है, इन सब कंसिक्वेंसीज को हम एक डायग्राम की हेल्प से डिस्कस करेंगे, जिसे हमने कहा जाबलॉन्स की डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एक्साइटेशन क्या है। Photo excitation is the first step in a photochemical process where the reactant is elevated to a state of higher energy in excited state. फोटो एक्साइटेशन जो है हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी भी फोटोकेमिकल प्रोसेस का। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है हमारी रेडिएशन एब्जॉर्व करते हैं और हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं, जिन्हें हमने कहा एक्साइटेड स्टेट। The photon can be absorbed directly by the reactant or by photosensitizer which absorbs the photon and transfer the energy to the reactant. अब photons क्या है, वो रेडिएशंस डायरेक्टली भी एब्जॉर्व कर सकते हैं या किसी फोटो सेंसिटाइजर की हेल्प से भी। फोटो सेंसिटाइजर्स क्या होते हैं कि वो रेडिएशन एब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद फिर रिएक्टेंट को देते हैं। ये क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरा प्रोसेस भी होता है कि आपका जो क्विंचिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या है, फोटो एक्साइटेड स्टेट डीएक्टिवेट हो जाती है केमिकल रिएजेंट की हेल्प से। ये क्विंचिंग का प्रोसेस भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोस्ट फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर थ्रू अ सीरीज ऑफ सिंपल स्टेप्स नोन एज प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। ज़्यादातर हमारे फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपके एक मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू होते हैं, जिन्हें हमने कहा प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। अब मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट में उसने रेडिएशन एब्जॉर्व किया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। तो अब एक्साइटेड स्टेट में उसका क्या फेट होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। कंसिक्वेंसीज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, द जाबलॉन्स्की डायग्राम। अब जो हमारा ग्रोथस-ड्रेपर का लॉ है फोटोकेमिस्ट्री का, वो क्या कहता है, जो द प्रिंसिपल ऑफ फोटो, जिसे हमने प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन लॉ कहा, ओनली दैट लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम कैन ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। केवल वही लाइट का पोर्शन जो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्व किया है, वही उसके अंदर केमिकल चेंज ला सकता है। मीन्स यदि हमने किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हमने रेडिएशन डाले, तो जितना रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया, वो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन ही उसके अंदर केमिकल चेंज ला सकता है। हाउएवर इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड मस्ट ब्रिंग अबाउट ए फोटोकेमिकल चेंज। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो उसने रेडिएशन एब्जॉर्व किए उसकी वजह से उसके अंदर फोटोकेमिकल चेंज आ जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में रिजल्ट इन ए नंबर ऑफ अदर फिनोमिनन एज वेल। जो लाइट उसने एब्जॉर्व की उसके कंसिक्वेंसेस की वजह से बहुत सारे फिनोमिनन उसके अंदर हो सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि उसने रेडिएशन एब्जॉर्व किए और फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करना शुरू कर देता है। अब लाइट जो एब्जॉर्व की उसने उसने आपका कितने इंटेंसिटी की एब्जॉर्व की, कितने की उसने इमिट की, ये हम मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी हम लैम्बर्ट वियर्ड लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। The light absorbed may be re-emitted almost instantaneously and this phenomenon is known as fluorescence. यदि रेडिएशन जो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्व किया उन्हें तुरंत ही एकदम से री-इमिट कर दे आपका, उस प्रोसेस को हमने कहा फ्लोरेसेंस। और फ्लोरेसेंस जो है हमारा, जैसे हम लाइट का सोर्स खत्म करते हैं तो इमिशन जो है खत्म हो जाता है, इमिशन ऑफ रेडिएशन खत्म हो जाता है हमारा। तो आपका, और कभी कभी क्या है कि जो लाइट उसने एब्जॉर्व की है उसे वो धीरे 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 आपका मतलब रीएक्साइट एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे स्लोली होता रहता है। समटाइम द लाइट एब्जॉर्ब्ड इज गिवन आउट स्लोली एंड इवन लॉन्ग आफ्टर द रिमूवल ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। मतलब यदि लाइट के सोर्स को भी हम रिमूव कर दें तब भी धीरे 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 इमिट करता रहता है। इस प्रोसेस को हमने कहा फॉस्फोरेसेंस। अब ये जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस के हमारे फिनोमिनन है, इन्हें जाबलॉन्स्की डायग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो जाबलॉन्स्की डायग्राम को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे है, कैसे जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो आपका जो है उसकी स्पिन क्या रहेगी। मोस्ट मॉलिक्यूल्स हैव एन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दस इन द ग्राउंड स्टेट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ज़्यादातर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों की स्पिन आपकी अपोजिट रहेगी। तो यदि हम उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने लगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं हम 2s+1 के फॉर्मूले से, जहाँ पे s क्या है उसकी टोटल स्पिन है। अब यदि हमने है इस ग्राउंड स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो इस फॉर्मूले में हम 2s+1, अब s क्या है हमारा कि दोनों की स्पिन का सम है। अब एक ही ऑर्बिटल के अंदर चूंकि दोनों है तो दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी, एक की होगी प्लस, एक की माइनस। तो अब टोटल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, चूंकि प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस एस की वैल्यू को हम रख देंगे हमारी इस वाली इक्वेशन में 2s+1 में। अब एस 0 हो गया तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आई, 1। Hence the spin multiplicity of the molecule is said to be in a singlet ground state denoted by S0। अब जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई मॉलिक्यूल की वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में क्या हो गई हमारी, 1।
आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मॉलिक्यूल इज सेड टू बी इन द सिंगलेट, क्योंकि हमारे वैल्यू 1 आई इसलिए हमने कहा सिंगलेट, तो जो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई वो क्या हो गई, सिंगलेट। अब चूंकि ग्राउंड स्टेट में है इसलिए नाम हुआ सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, और इसे हम एस नोट से डिनोट करेंगे। तो ये तो हो गया उसका ग्राउंड स्टेट में उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब यदि वो रेडिएशन एब्जॉर्व करके हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तब उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, when by the absorption of photon of suitable energy one of the electron goes to a higher energy level, जिसे हमने excited energy level कहा, the spin orientation of two single electron may be either parallel or anti parallel। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हमारा हायर एनर्जी लेवल में पहुंचा, अब उसकी जो है स्पिन क्या है, पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है, मतलब सेम पैरेलल भी हो और एंटी पैरेलल भी हो सकती है, किसी तरह से किसी भी तरह की हो सकती है जब वो आपका एक्साइटेड स्टेट में पहुंच लेता है। हम दोनों केस कंसिडर कर लेंगे, पहले जब उसकी स्पिन क्या है हमारी एंटी पैरेलल हो, ये मतलब एज इट इज़ हमने ऊपर फ्लिप कर दिया, तो इनकी में स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी हमारी, अब इनकी यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या थी, एक की एस प्लस की एस, एक की माइनस की एस। अब हमने उसकी स्पिन चेंज नहीं की तो दोनों की सेम रहेगी वही, इसकी प्लस के हाफ समझ लो, इसकी माइनस के हाफ, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या निकल के आएगी अगेन 1। तो इसे हमने कहा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट इसलिए कहा क्योंकि 1 आई हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू। तो यहाँ मॉलिक्यूल जो है हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में है जहाँ उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या निकल के आई हमारी 1। अब यदि मॉलिक्यूल ये एक्साइटेड स्टेट में जाके यदि अपनी स्पिन चेंज कर लेता है, ये देखो इफ़ द स्पिन आर पैरेलल, मतलब यदि उसकी स्पिन चेंज हो जाती है तो उस केस में हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल के आएगी क्या 3। कैसे, तो कि दोनों एस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल हैं, इसकी भी प्लस हाफ इसकी भी प्लस के हाफ, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 निकल के आ जाएगी। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हमने कहा, मॉलिक्यूल अब कहाँ है हमारा, ट्रिपलेट इसलिए कहा चूँकि वैल्यू निकल के आई 3। तो अब मॉलिक्यूल है हमारा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में, कब, जब उसकी स्पिन हमारी चेंज हो गई, जब उसकी स्पिन पैरेलल हो गई। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी कि हमें ट्रिपलेट स्टेट क्या है, सिंगलेट स्टेट क्या है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो हमारी क्या है, सिंगलेट स्टेट वो है जहाँ आपकी दोनों की स्पिन क्या है, एंटी पैरेलल है, और ट्रिपलेट क्या है जहाँ दोनों की स्पिन हमारी क्या है, पैरेलल है। Since the electron can jump to any of the higher electronic state depending upon the energy of the quantum absorbed, we get a series of singlet excited state Sn, where n is equal to 1, 2, 3, 4 and a series of triplet excited state Tn where n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on। अब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गया। अब वो आपका जो आप तो उस केस में क्या है, उसकी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट भी बहुत सारी हो सकती हैं और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में भी बहुत सारी हो सकती है। जैसे मॉलिक्यूल हमारा यहाँ ग्राउंड स्टेट में था, यहाँ से पहली एक्साइटेड स्टेट में पहुँच सकता है, दूसरे में पहुँच सकता है, तीसरे में पहुँच सकता है। तो इनके साथ साथ अब चूंकि वो स्पिन चेंज करके आपका क्या है, आपका ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएगा, तो उसके साथ साथ क्या है, ट्रिपलेट स्टेट भी हमारी बहुत सारी हो सकती हैं। तो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट और एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट हमारी बहुत सारी हो सकती हैं। Thus S1, S2, S3 etc. are known as first excited singlet state and second excited singlet state and third excited singlet state etc. इसी तरह से T1, T2, T3 भी हमारी क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, सेकंड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट और थर्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। और जो ग्राउंड स्टेट वाली है हमने उसे सिंगलेट स्टेट को हमने S0 से डिनोट किया है, जो ग्राउंड स्टेट की थी हमारी, जब हमारे इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड थे, जो ग्राउंड स्टेट की सिंगलेट स्टेट है उसे हमने S0 से डिनोट किया। It is proven in quantum mechanics that a singlet excited state has higher energy than the corresponding triplet excited। सिंगलेट स्टेट की एनर्जी हमेशा क्या है हमारी, जो है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमारी हमेशा ट्रिपलेट से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ट्रिपलेट हमारा स्टेबल सिस्टम है, स्टेबल होने की वजह से क्या है, उसकी एनर्जी कम होगी। तो सिंगलेट स्टेट की हमेशा एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट की एनर्जी ट्रिपलेट के कंपैरिजन में हमारी ज़्यादा होगी। On absorption of quantum of energy, the electron of the absorbing molecule may jump from S0 to S1, S2, S3। अब जब मॉलिक्यूल ने सफिशिएंट क्वांटा ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया ग्राउंड स्टेट में, तो वो आपका S0 से S1 में पहुंच सकता है, S2 में पहुंच सकता है, S3 में पहुंच सकता है। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ द क्वांटम एब्जॉर्ब। अब वो किस एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितने क्वांटा का रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया। यदि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेगा तो सीधा S0 से 3 में पहुंच जाएगा, कम करेगा S2 में पहुंच जाएगा, और कम करेगा तो S0 से S1 में पहुंच जाएगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, तो उसके बेसिस पे वो हमारा S0 से हायर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा।
फॉर ईच सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग, अब हर किसी सिंगलेट के साथ एक ट्रिपलेट भी है क्योंकि वो स्पिन चेंज करके ट्रिपलेट में पहुंच जाएगा। द मॉलिक्यूल इन ए सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट इज सेड टू बी एक्टिवेटेड। अब इस स्टेट में वो ग्राउंड स्टेट से क्या है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, चाहे वो सिंगलेट है चाहे वो ट्रिपलेट है, लेकिन वहाँ वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। अब ए नोट जो है मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, ए स्टेट में, ए स्टार में क्या हो गया, वो एक्साइटेड स्टेट में हो गया। अब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, वो एक्साइटेड स्टेट चाहे तो सिंगलेट हो चाहे ट्रिपलेट हो, अब वो मॉलिक्यूल हमारा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट तक कैसे आएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस से आएगा। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट बाय डिपेक्टिंग इट्स एनर्जी थ्रू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोसेस। इतने तरह के प्रोसेस से, हमारे बहुत सारे तरह के प्रोसेस से वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। पहला है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। These transition involve the return of activated molecule from the higher activated state to the first excited state। इसमें क्या होता है आपका, जिसे हमने इंटरनल कन्वर्जन कहा, आईसी कहा, इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल अपनी हायर स्टेट से एक नीचे की, उससे जो जस्ट नीचे की एक्साइटेड स्टेट में, उसमें वापस आ जाता है। जैसे समझ लो S3 में है तो S3 से S2 में आ जाएगा, S2 में है तो S1 में आ जाएगा। इसी तरह से यदि ट्रिपलेट में T3 में है तो T2 में आ जाएगा, T2 में है तो T1 में आ जाएगा। तो दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व द रिटर्न ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, वापस से उससे नीचे के एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। दिस ट्रांजिशन डू नॉट इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ एनी रेडिएशन। इनमें कोई रेडिएशन इमिट नहीं होती है और इसी वजह से इन्हें हमने रेडिएशनल लेस और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहा, कि जब वो आपकी एक्साइटेड स्टेट से एक नीचे की एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा तो इस प्रोसेस में क्या है, कोई इमिशन नहीं होगा, इसलिए हमने इन्हें नॉन रेडिएटिव और रेडिएशन लेस ट्रांजिशन कहा। द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जो उसके पास एक्सेस एनर्जी थी, अब लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, उस वो हीट के फॉर्म में इमिट करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में नहीं करेगा। इस प्रोसेस को हमने कहा इंटरनल कन्वर्जन, आईसी, और ये लगभग 10⁻⁻11 सेकेंड में हमारा हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि आपका हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ गया, इसे हमने कहा इंटरनल कन्वर्जन। अब दूसरा प्रोसेस हम देख लेते हैं। द मॉलिक्यूल में ऑल्सो लूज एनर्जी बाय अनदर प्रोसेस कॉल इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू भी वो एनर्जी आपकी जो है डिपेक्ट कर सकता है। इसमें इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग में क्या है कि वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में पहुंच जाएगा। S3 में है तो T3 में पहुंच जाएगा, S2 में है तो T2 में पहुंच जाएगा, S1 है तो T1 में पहुंच जाएगा। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट स्पिन। डिफरेंट स्पिन की मतलब सिंगलेट से ट्रिपलेट में पहुंच जाएगा। डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, एज फॉर एग्जाम्पल S2 से T2 में आया, S1 से T1 में आया। और ये ट्रांजिशन भी नॉन रेडिएटिव होती हैं, रेडिएशनल लेस होती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिकली सच ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन, क्योंकि उसमें हमारी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली इस तरह की ट्रांजिशन हमारी फॉरबिडन होती है, क्योंकि उस पर जो इन्वर्जन जो है वो हमारा क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन प्रोसेस है। हाउएवर दे डू अकर दो एट रिलेटिवली स्लो, लेकिन ये होते हैं बहुत ज़्यादा स्लो रेट पे होते हैं, लेकिन ये भी होते हैं। तो आपका रेडिएशन लेस प्रोसेस और नॉन रेडिएटिव दो तरह के हो गए। एक क्या है, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, और एक आपका आईसी। तो एक आईसी और एक आईएससी, दो हो गए हमारे क्या है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। अब रेडिएटिव ट्रांजिशन में हमारे दो आएंगे, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। ये क्या है, दीज ट्रांजिशन इन्वॉल्व द रिटर्न ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 to S0। मतलब आपका वो सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट में आए या ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आए, ये हमारा रेडिएटिव ट्रांजिशन है। अब यदि मॉलिक्यूल आपका सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, सच ट्रांजिशन एक्कम्पनीड बाय द, और इस तरह के ट्रांजिशन में क्या है, रेडिएशन इमिट होते हैं। ये हमारे आईसी और आईसी में केवल हीट डिपेक्ट हुई है, आपका एनर्जी कोई डिपेक्ट नहीं हुई। लेकिन फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस के फिनोमिनन में रेडिएशंस इमिट होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिकली द ट्रांजिशन फ्रॉम S1 to S0 इज अलाउड ट्रांजिशन। S1 से जब S0 में आएगा, अलाउड ट्रांजिशन एंड अकर इन अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड, और इतने समय में ये हमारा हो जाता है 10⁻⁻8 सेकेंड में। और इस तरह के प्रोसेस को हमने कहा फ्लोरेसेंस। कौन सा प्रोसेस, जब वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में वापस आ गया, इसे कहा फ्लोरेसेंस। और फ्लोरेसेंस हमने पहले भी अभी पढ़ा कि जैसे लाइट का सोर्स खत्म कर देते फ्लोरेसेंस का फिनोमेनन खत्म हो जाएगा। अब फॉस्फोरेसेंस क्या है हमारा, द ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 टू द ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। अब ट्रिपलेट से
एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट की ग्राउंड स्टेट में आना, और ये हमारा है स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये फॉरबिडन, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन प्रोसेस है, क्योंकि उसकी स्पिन चेंज हो जाएगी। तो इसमें जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ, तो इस ट्रांजिशन को हमने कहा फॉस्फोरेसेंस जब वो ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आया, फ्लोरेसेंस कब, जब वो सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट में आया। द लाइफ टाइम ऑफ फॉस्फोरेसेंस आर मच लॉन्गर बिकॉज बीइंग ऑफ द ऑर्डर 10⁻³ सेकेंड और मोर सिंस द ट्रांजिशन इन्वॉल्व स्पिन इन्वर्जन विच नीड टाइम फॉर इट्स अक्रेंस। अब ये जो फॉस्फोरेसेंस का फिनोमिनन है, ये स्लो प्रोसेस है, जो इसका ड्यूरेशन है वो है 10⁻³ सेकेंड है। क्यों है इतना स्लो प्रोसेस? क्योंकि उसकी स्पिन इन्वर्स होगी, स्पिन चेंज होगी, तो वो आपकी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। Both fluorescent and phosphorescent and fluorescent radiations are of shorter frequencies than the excited radiation. Excited radiation के comparison में दोनों ही जो रेडिएशन है, फ्लोरोसेंट और फोस्फोरेटेड रेडिएशन, शॉर्टर फ्रीक्वेंसीज के होते हैं। दिस इज बिकॉज सम ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। अब जितना क्वांटा उसने एब्जॉर्ब किया, वो जरूरी नहीं कि उतना ही इमिट करे। कुछ जो है रेडिएशन जो है आपका जो है हीट के फॉर्म में भी डिपिक्ट हो जाता है, जो आईसी वाला प्रोसेस है और आईएससी प्रोसेस है। तो जितना क्वांटा का उसने एब्जॉर्ब किया, ज़रूरी नहीं इतने का ही वो इमिट करे, कुछ पोर्शन उसका इधर उधर डिपिक्ट हो जाता है हीट के फॉर्म में। अब तीसरे तरह का रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में ऑल्सो लूज एनर्जी बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज। अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो एनर्जी को लूज कर सकता है किसी केमिकल चेंज के थ्रू भी। द मॉलिक्यूल विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन इज द वन विच इज प्रीवियसली इन अ ट्रिपलेट स्टेट एंड इट गेट्स एम्पल टाइम टू अंडरगो द चेंज। अब कौन सा मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है? जो ट्रिपलेट स्टेट में है, क्योंकि उसके पास पूरा समय है कि वो केमिकली रिएक्ट कर सके। द मॉलिक्यूल विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन इज द वन विच इज प्रीवियसली इन अ ट्रिपलेट स्टेट। जो पहले ट्रिपलेट स्टेट में था वही हमारा क्या है, कोई केमिकल चेंज कर सकता है, क्योंकि उसके पास काफी समय है, क्योंकि वो स्पिन इनवर्स करेगा, वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा। द मॉलिक्यूल हाउएवर गेट नो चांस टू रिएक्ट केमिकली इफ इट इन ए सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट एज इट रिटर्न्स क्विकली टू द ग्राउंड स्टेट। जब वो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में होगा, तब उसके पास केमिकल रिएक्शन के कोई चांस नहीं होते, क्योंकि तुरंत ही वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। तो यदि केमिकल रिएक्शन कोई शो करेगा, तो वो हमारे एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में शो करेगा, सिंगलेट में नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा जो है फास्ट प्रोसेस है, एकदम से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड में आ जाएगा। ट्रिपलेट में वो पहले स्पिन चेंज होगी, तब ग्राउंड में आएगा, तो इतना समय उसके पास है कि वो केमिकली रिएक्ट कर सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।